नेक्स्ट डिजीज है हमारी, हाँ बहुत बढ़िया, अल्कैप्टोन्यूरिया। अल्कैप्टोन्यूरिया बेटा ये क्या होता है? इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है ये, इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? इट इज फर्स्ट जेनेटिक डिसऑर्डर discovered by first genetic disorder discovered by गैरोड। गैरोड ने इसको डिस्कवर किया था, है ना, इन ह्यूमन बीइंग। फर्स्ट जेनेटिक ऑर्डर डिस्कवर्ड बाय गैरोड इन ह्यूमन बीइंग, सो कॉल्ड, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स गैरोड को हम बोलते हैं बेटा, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले जेनेटिक डिसऑर्डर जो ह्यूमन में होने वाला है उसको पता लगाया था, ठीक बात है। इसमें होता क्या है बेटा कि एक केमिकल होता है होमोजेनेटाइसिस, होमोजेनेटाइसिक एसिड। देखो HOMOGENTISIC होमोजेनेटाइसिक एसिड, या इसी का एक नाम और है बेटा, इसका नाम है अल्केप्टॉन और अल्केप्टॉन, ये याद रखना है आपको। होमोजेनेटाइसिक एसिड और अल्केप्टॉन। होता क्या है बेटा कि ऑक्सीडेज एंजाइम इसमें लगेगा। ऑक्सीडेज जो एक एंजाइम होता है और इसको कन्वर्ट कर देगा बेटा नाइट्रोजिनस मेटाबॉलिक वेस्ट, है ना, नाइट्रोजिनस वेस्ट में इसको कन्वर्ट कर देता है। अब बताओ अगर ये ऑक्सीडेज बनाने वाला जीन में अगर म्यूटेशन हो जाए तो फिर क्या होगा? ये एंजाइम अपना काम नहीं करेगा, तो फिर ये एक्यूमुलेट होने लगेगा, और एक्यूमुलेशन से क्या होगा बेटा? जो डिजीज, जो यूरिन की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यूरिन के थ्रू ये एक्सक्रीट होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो लिखिए in absence of oxidase leads to accumulation of homogeneticic acid which is excreted through urine, next point, on contact with an it turn black, and that turn the color of urine black। जैसे ही कांटेक्ट में आता है बेटा ये यूरिनरी वॉल के, मतलब ये ब्लैक कलर का होता है,
इसीलिए यूरिन क्या होती है, ब्लैक होती है इस डिजीज में। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अफेक्टेड पर्सन मे हैव पेन इन ज्वाइंट्स due to accumulation of this acid in joints, ligaments and tendon. Joints, ligaments and tendon. ठीक बात है। तो ये हो गया बेटा एल्केप्टोन्यूरिया, मतलब एल्केप्टॉन का यूरिन के साथ बाहर निकलना। ठीक है, तो सिम्टम्स क्या हो गए बेटा, एक तो यूरिन का ब्लैक होना, दूसरा डार्केनिंग ऑफ सर्टेन कार्टिलेज। दो सिम्टम्स इसके हैं, ब्लैकनेस इन यूरिन, दूसरा क्या हो जाएगा, डार्केनिंग ऑफ सर्टेन कार्टिलेज। ये सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट डिजीज है हमारी PKU। PKU मतलब फेनाइल कीटोन्यूरिया। PKU फेनाइल कीटोन्यूरिया। फेनाइल एलेनिन जो होता है बेटा, फेनाइल एलेनिन इसमें एक एंजाइम लगता है फेनाइल एलेनिन ऑक्सीडेज हाइड्रोक्सीलेज। फेनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज। देखो फेनाइल एलेनिन का नाम सुना होगा आप लोगों ने, अमीनो एसिड है ना, में फेनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज लगता है बेटा, और ये दूसरे अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है टायरोसिन में। अगर बेटा मान लो अगर ये एंजाइम न रहे, इसमें म्यूटेशन हो जाए, इसको बनाने वाले जीन में अगर म्यूटेशन हो जाए बेटा, तो फिर क्या होगा, ये प्रोसेस नहीं हो पाएगा और फेनाइल एलेनिन उसी तरह से एक्यूमुलेट होने लगेगा जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया है। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट इज ऑल्सो इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म इनहेरिटेड as autosomal recessive trait, trait। ठीक है, अफेक्टेड पर्सन लैक एंजाइम उसमें नहीं पाया जाता। नेक्स्ट पॉइंट विद अंडरलाइन लिखना है आपको, एबनॉर्मल जीन located on chromosome number 12, abnormal gene located on chromosome number 12। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, फेनाइल एलेनिन एक्यूमुलेशन in plasma and muscles due to absence of enzyme, Next point, due to accumulation development of brain is retarded, due to accumulation development of brain is retarded। सिम्टम्स लिखिए, 1/3
1/3 child unable to walk, चलने में, छोटे बच्चे चल नहीं पाएंगे, unable to walk, ठीक है। इनबॉर्न है डिजीज ये। 2/3 चाइल्ड अनेबल टू टॉक, वो बोल नहीं सकते, है ना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नो पिगमेंट फॉर्मेशन, नो पिगमेंट फॉर्मेशन इन अफेक्टेड पर्सन, मतलब स्किन के लिए जो पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है बेटा वो भी नहीं बनता। नो पिगमेंट फॉर्मेशन इन अफेक्टेड पर्सन, ठीक है। अब लिखो नेक्स्ट डिजीज, एल्बुनिज्म। एल्बुनिज्म, ये देखो दो अमीनो एसिड या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में बेटा दो हम लोग पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन आता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में कौन कौन सी डिजीज हैं। तो एक हमने एल्केप्टोन्यूरिया पढ़ा, दूसरा पढ़ा कौन सा अभी फेनाइलकीटोन्यूरिया, और तीसरा है बेटा एल्बुनिज्म, तीसरा है एल्बुनिज्म। एल्बुनिज्म, ठीक है। प्रिकर्सर ऑफ पिगमेंट, वही स्किन पिगमेंट है ना, टायरोसिनेज, प्रिकर्सर ऑफ पिगमेंट, मतलब जिससे कि पिगमेंट बनता है, इसमें एंजाइम लगता है बेटा टायरोसिनेज, और इसमें पिगमेंट की फॉर्मेशन होती है, पिगमेंट की फॉर्मेशन होती है ना। और कौन सी पिगमेंट, स्किन पिगमेंट का नाम बता सकते हो ह्यूमन के, बता सकते हो? मेलानिन, मेलानिन बेटा, आप चाहो तो यहां पे लिख सकते हो मेलानिन की फॉर्मेशन टायरोसिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में होता है बेटा, और टायरोसिनेज न रहे अगर तो पिगमेंट की फॉर्मेशन नहीं होगी, है ना। और ये जो प्रिकर्सर होता है बेटा वो चाहो तो उसको भी लिख सकते हो आप डाई हाइड्रोक्सी फेनाइल अलानिन, ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं डाई हाइड्रोक्सी फेनाइल अलानिन, इसी में टायरोसिनेज मिलता है बेटा और मेलानिन पिगमेंट बनता है। अगर ये एंजाइम न रहे, इसका जीन में म्यूटेशन हो जाए बेटा तो ये डिजीज होती है। लिखिए, एब्सेंस ऑफ दिस एंजाइम लीड्स टू, absence of this enzyme leads to no pigment formation, absence of enzyme, this enzyme leads to no pigment production in skin, no pigment production in skin। और अफेक्टेड पर्सन कैसा होता है बेटा, होमोजाइगस, ए से दिखाते हैं, है ना। अफेक्टेड पर्सन कैसा होगा, होमोजाइगस होगा, ऑटोसोमल होमोजाइगस, ठीक बात है। सिम्टम्स, लैक ऑफ डार्क पिगमेंट इन स्किन, हेयर एंड आईज, स्किन, हेयर एंड आईज, डार्क पिगमेंट उसमें नहीं होगा। दूसरा आई डिसऑर्डर, आई डिसऑर्डर हो गया, नोट करके लिखिए, नोट या स्टार लगा के लिखो, स्टार लगाओ या नोट करके लिखो, ठीक है। अल्केप्टोन्यूरिया, फेनाइलकेटोन्यूरिया एंड एल्बुनिज्म, तीनों डिजीज, अल्केप्टोन्यूरिया, फेनाइल केटोन्यूरिया एंड एल्बुनिज्म आर defects in amino acid metabolism, defects in amino acid metabolism, amino acid metabolism, thalassemia,
थैलासीमिया, थैलासीमिया क्या होता है बेटा? ये भी ऑटोसोमल रेसेसिव ब्लड डिसऑर्डर है ना, या ब्लड डिजीज। इसमें हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बेटा चेंज हो जाता है, ब्लड डिजीज, ऑटोसोमल रेसेसिव ब्लड डिजीज ड्यू टू reduced synthesis of the point here due to reduced synthesis of hemoglobin, ठीक है, ड्यू टू reduced synthesis of hemoglobin either chain A, chain alpha और chain beta, either chain अल्फा और चेन बीटा। आप लोग पहले से जानते हो ना कि हीमोग्लोबिन में बेटा क्या होती है, हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा प्लस 2 बीटा चेन होती है। ये बात आप जानते हो पहले से कि नहीं जानते? जानते हो या नहीं जानते हो? परीक्षित वालिया नहीं जानते हैं? बेटा 2 सर 1 बार, अच्छा ठीक है। देखो बायोमोलिक्यूल्स में आपने पढ़ा था प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो बेटा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन हम पढ़ते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में। इसमें 2 अल्फा और 2 बीटा चेन होती है, 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन, समझ रहे हो? मतलब 4 पॉलीपेप्टाइड का बना हुआ हीमोग्लोबिन का 1 मॉलिक्यूल होता है, और हर पॉलीपेप्टाइड के साथ एक आयरन का मॉलिक्यूल लगा रहता है बेटा। आयरन का 1 एटम, आयरन का 1 एटम, ठीक है ना, हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में, ठीक बात है। तो इसमें इसका जीन जो होता है हीमोग्लोबिन को बनाने वाला, एक बात और मैं आपको बताऊं, ये मान लो एक सेल है, ध्यान से सुनना बेटा, ये एक सेल है, ठीक है, और इसमें ये क्रोमोसोम है पेयर में, ऐसे मान लो ये फर्स्ट पेयर है, ये सेकेंड पेयर है, ये थर्ड पेयर है, ठीक है, और ये कोई कैरेक्टर है सेल का, इसको हम कैरेक्टर या इसको हम ट्रेट बोलते हैं। ये जो ट्रेट या कैरेक्टर है बेटा, एक जीन का प्रोडक्ट होता है या मोर देन 1 जीन का प्रोडक्ट हो सकता है। ये जो कैरेक्टर होता है बेटा, कोई भी सेल का जो कैरेक्टर है या ऑर्गेनिज्म का जो कैरेक्टर होता है, मोर देन 1, लक्ष्य ने लिखा है मोर देन 1, मोर देन 1, ठीक है। ये जो कैरेक्टर होता है बेटा, अब हम जान चुके हैं कि केवल एक जीन का प्रोडक्ट नहीं बल्कि मोर देन 1 जीन का कॉमुलेटिव इफेक्ट हो सकता है, ठीक बात है ना। अब एक चीज बताओ, वो जो जीन होगा मोर देन 1 जीन, केवल एक ही क्रोमोसोम या होमोलोगस क्रोमोसोम से बिलोंग कर सकता है या हेट्रोलोगस से भी बिलोंग कर सकता है या नहीं? क्वेश्चन हमारा ये है बेटा कि जो मोर देन 1, सुन लो पहले, मोर देन 1 जीन आपने बताया, वो मोर देन 1 जीन हेटेरोलोगस क्रोमोसोम से बिलोंग कर सकता है या नहीं? हेटेरोलोगस का मतलब कि डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे बिलोंग कर सकता है या नहीं? हेटेरोलोगस से भी हो सकता है, हाँ या ना? परीक्षित वालिया, बिल्कुल हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बेटा, बिल्कुल हो सकता है। और हीमोग्लोबिन हमारा उसी में से एक है जिसको बनाने का काम करता है बेटा। अल्फा चेन को क्रोमोसोम नंबर 16 पे जीन होता है अल्फा चेन के लिए, और बीटा चेन के लिए जो जीन होता है बेटा वो क्रोमोसोम नंबर 11 पे होता है।
ये दोनों का कॉमुलेटिव इफेक्ट होता है हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जीन यहां पे मैं लिखूं बेटा, जीन जीन एच बी तो जानते हो आप, हम क्या लिखते हैं हीमोग्लोबिन के लिए, HbA1 एंड HbA2, ये दो जीन हैं बेटा, HbA1 एंड HbA2। आप बी कैपिटल में भी लिख सकते हो ऐसे। ये दो जीन मैंने लिखा है HbA1 एंड HbA2। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट लिखे हैं इसमें, दोनों रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ अल्फा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। ये दोनों किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बेटा? ठीक है, अल्फा चेन के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये और ये। इफ अफेक्टेड, इफ दिस जीन अफेक्टेड, अफेक्टेड का क्या मतलब है? म्यूटेशन हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, सीक्वेंस चेंज हो जाए, कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो सकता है बेटा? देखो, इसके भी, ये भी एक जीन है और ये भी एक जीन है, और इन दोनों का जो एलील होगा वो एक एक एलील और होगा। तो इसमें क्या हो सकता है? होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस हो सकता है। तो हेटेरोजाइगस पर्सन भी जो होता है वो भी अफेक्टेड होता है। तो यहां पे हम रेड कलर से लिखते हैं बेटा कि हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस पर्सन आल्सो अफेक्टेड, हेटेरोजाइगस पर्सन आल्सो अफेक्टेड, और उसको बोलते हैं बेटा माइनर थैलेसीमिया। इसी को क्या बोलते हैं? माइनर थैलेसीमिया। एंड ये तो बताना, लिखना भूल गया मैं, क्रोमोसोम नंबर यहां पे लिख लो ऑन, मैंने बताया था वैसे, क्रोमोसोम नंबर 16 पे भी पे होता है ये। ठीक है ना, माइनर थैलेसीमिया, या इसी को हम बोलते हैं बेटा अल्फा थैलेसीमिया। माइनर थैलेसीमिया या अल्फा थैलेसीमिया, सबको समझ में आ गया? या डाउट है तो मैं फिर से रिपीट करूं? बोलो 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 बोलो। क्लियर है, बहुत बढ़िया। ठीक है, हेटेरोजाइगस आल्सो गेट अफेक्टेड, एक बार और, एक और बार। अच्छा बेटा देखो, हेटेरोजाइगस का मतलब क्या हुआ कि ये क्रोमोसोम नंबर, देखो ये क्रोमोसोम नंबर मैंने 16 बनाया है, ये क्रोमोसोम नंबर 16 मैंने बनाया है, होमोलोगस पेयर में होगा। एक्चुअल में हम तो समझने के लिए क्रोमोसोम बना देते हैं, लेकिन सेल के अंदर बेटा क्रोमोसोम के फॉर्म में जीन तो, डीएनए काम तो कर ही नहीं सकता ना, नहीं कर सकता। वो तो क्रोमेटिन के फॉर्म में रहता है, ओपन फॉर्म में रहता है, तभी काम करता है वो। लेकिन चलो हम समझने के लिए हम आपको बता दे रहे हैं कि ये क्रोमोसोम नंबर 16 होमोलोगस पेयर मैंने बनाया हुआ है, और यहाँ पे जीन दो मैंने बनाया है। देखो, एक HbA1, HbA1 एंड HbA2, यहां पे HbA1 है, यहां पे HbA1 है, इसका एलील भी होगा इधर। तो यहां पे ब्लैक को, ब्लैक से मैं अफेक्टेड दिखा दे रहा हूं, ये देखो ये ब्लैक से मैंने दिखा दिया। तो ये HbA1 ये दोनों हैं, HbA2 ये दोनों हैं। ठीक है, तो अफेक्टेड तो केवल एक ही है ना? ठीक है, अब इसको एक्सप्रेस हो जाना चाहिए था, मतलब इस पर्सन को थैलेसीमिया नहीं होनी चाहिए थी।
क्योंकि ये हेट्रोजाइगस है ना। हेट्रोजाइगस का मतलब क्या हुआ, एक अफेक्टेड है दूसरा, एक अफेक्टेड है दूसरा हेल्दी है, मतलब कि ठीक है वो, समझ रहे हो। हेट्रोजाइगस जैसे कि आपने टॉल में, टॉल हेट्रोजाइगस है, ऐसा वाला टॉल हेट्रोजाइगस टॉल है, और ये प्योर टॉल है। उसी तरह से यहां पे देखो हेट्रोजाइगस है ये, लेकिन फिर भी ये भी एक्सप्रेस होता है और ये भी एक्सप्रेस होता है, मतलब कि अफेक्ट हेट्रोजाइगस पर्सन भी अफेक्टेड होता है, मतलब उसका हीमोग्लोबिन नॉर्मल नहीं बनता। अब देखो इसमें जो, ठीक है, अब जो दूसरा वाला होता है बेटा वो बीटा चेन में होता है, बीटा चेन में रिड्यूस सिंथेसिस ऑफ बीटा चेन इन बोन मैरो। यहां पे हम लिख रहे हैं बेटा दूसरा वाला, ये जो है थैलेसीमिया, रिड्यूस, पहला पॉइंट रिड्यूस, यहां पे बीटा चेन लिख सकते हो, रिड्यूस सिंथेसिस ऑफ बीटा चेन इन बोन मैरो। अब बताओ बोन मैरो के अंदर हीमोग्लोबिन बनता कहां पे है, बोन मैरो में बनता है। तो बोन मैरो में बेटा बीटा चेन की सिंथेसिस रिड्यूस हो गई है, कम हो गई है। तो अब क्या होगा देखो, अल्फा चेन की तो रिड्यूस हुई नहीं ना, वो नॉर्मल है, मान लो ये नॉर्मल है, बीटा चेन की सिंथेसिस ही रुक गई है मान लो म्यूटेशन के कारण। तो एक्यूमुलेशन ऑफ अल्फा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन इन बोन मैरो होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ अल्फा चेन इन बोन मैरो, क्योंकि अल्फा और बीटा चेन मिला के तब हीमोग्लोबिन बनता है, और वहां पे बीटा चेन तो बन नहीं रही, केवल अल्फा चेन तो बन रही है, उसका जीन ठीक है। तो एक्यूमुलेट होने, क्यों ऐसे हो जाता है यार ये स्क्रीन, वो वहां पे एक्यूमुलेट होने लगेगा बेटा, ठीक बात है। फिर क्या होगा, प्रॉब्लम तो होगी, एक्यूमुलेट होने लगा तो हीमोग्लोबिन नॉर्मल बन के निकलेगा ही नहीं वहां से। तो ये इसका जीन किस पे होता है बेटा, जीन HBB बोलते हैं इसको, HBB, मतलब HB से हीमोग्लोबिन और B से बीटा चेन के लिए, ऑन क्रोमोसोम नंबर, क्या बोल रहा था मैंने, 11, ठीक है। और ये कैसा होता है बेटा, होमो जाइगस रेसेसिव, होमोजाइगस रेसेसिव, क्योंकि अगर ये हेट्रोजाइगस पे है तो बनता है, नॉर्मल रहता है हेट्रोजाइगस में, क्योंकि एक हेल्दी है एलील तो वो एक्सप्रेस हो जाता है। यहां होमोजाइगस पे ये डिजीज कॉज करता है, होमोजाइगस रेसेसिव होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा मेजर थैलासीमिया डिजीज, लिखो भाई यहां पे, कॉज मेजर थैलासीमिया, या एक और नाम है इसके साइंटिस्ट के ऊपर, समझ रहे हो, और कूले, COOLEY, और COOLEY, कुली डिजीज, कुली नाम है साइंटिस्ट का बेटा, उन्होंने इसको बताया था उसी के नाम पे, कुली डिजीज या कुली एनीमिया, कुली एनीमिया। वैसे तो ये पूरा थैलेसीमिया भी क्या है, एनीमिया ही है, समझ रहे हो। तो या इसका एक और नाम है, इसको इसको अल्फा थैलेसीमिया बोल सकते हैं, तो इसको बीटा थैलेसीमिया भी बोल सकते हैं। और बीटा बीटा थैलेसीमिया, मुझे लगता है थैलेसीमिया सभी बच्चों को समझ में आ चुका है, ठीक है। थैलेसीमिया सभी बच्चों को समझ में आ चुका है, ठीक है। अब हाँ ठीक है,
अब एक और डिजीज, आज डिजीज तो खत्म ही हो जाएगा मुझे लगता है, आज डिजीज खत्म हो जाएगा, वेरिएशन रह जाएगा बेटा, वो हम लोग थर्सडे को खत्म करेंगे, थोड़ा सा पार्ट है उसका। डिजीज को तो आज हम लोग खत्म कर ही देंगे सारा। नेक्स्ट डिजीज है बेटा हीमोफीलिया, या इसी को हम बोलते हैं ब्लीडर्स डिजीज या रॉयल डिजीज। क्यों? एलिजाबेथ के जनरेशन में है ना, ये रॉयल फैमिली में सबसे पहले देखी गई थी, इसलिए है ना। ये एक्चुअली कब होता है बेटा? एब्सेंस ऑफ फैक्टर थर्ड, एब्सेंस ऑफ फैक्टर थर्ड। आप जानते हो जब भी डैमेज होता है टिश्यू बेटा, डिसइंटीग्रेट होता है, इंजरी होती है, उस टाइम पे ब्लड प्लेटलेट्स फैक्टर थर्ड रिलीज करते हैं, जो टिश्यू के थ्रोम्बोप्लास्टिन्स के साथ मिलके, कैल्शियम और प्रोटीन के साथ मिलके प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम बनाता है, और वो प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, and thrombin converted fibrinogen into fibrin, and network of fibrin trap the all blood cells, and this process is called clotting of blood। तो अगर फैक्टर थर्ड न रहे बेटा तो फिर क्या होगा? ब्लड की क्लॉटिंग रुक जाएगी, है ना। अगर कहीं डैमेज हो गया तो वो लगातार ब्लड वहां से निकलता रहेगा बेटा। इसी क्लॉटिंग फैक्टर को बेटा एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं बेटा हम? एंटी हीमोफिलिक ग्लोबिन भी बोलते हैं, मतलब AHG फैक्टर, AHG फैक्टर, AHG फैक्टर। अगर इसमें म्यूटेशन हो जाएगा इसको बनाने वाले जीन में बेटा, तो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी। उस डिजीज को बोलते हैं हम हीमोफीलिया। बहुत रेयर लोगों को होती है, बहुत कम होती है ना, लेकिन होती है। और ये क्या है बेटा? एक्स क्रोमोसोम पे इसका जीन पाया जाता है। कहां पाया जाता है? एक्स क्रोमोसोम से बिलोंग करता है बेटा। तो अगर केवल एक्स क्रोमोसोम पे, एक सिंगल क्रोमोसोम पे है बेटा, मेल कभी इसमें क्या हो सकता है? कैरियर नहीं हो सकता, या तो डिजीज होगा या हेल्दी होगा, कैरियर नहीं हो सकता है मेल, क्योंकि मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है। देखो एक्स क्रोमोसोम एक ही है, यहाँ पे डिजीज का अगर जीन है और ये वाई है, तो ये मेल क्या होगा? अफेक्टेड होगा, समझ रहे हो। और अगर फीमेल में केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम पे है, तो ये दूसरा वाला एक्सप्रेस हो जाएगा बेटा। इस फीमेल को क्या होगा? डिजीज नहीं होगा, इसको डिजीज नहीं होगा, ये केवल कैरियर होगी। तो कैरियर केवल फीमेल हो सकती है, और मेल क्या हो सकता है? या तो डिजीज हो सकता है या हेल्दी हो सकता है। और ये क्या है? इसका जीन कहां पाया जाता है? इफ एनी ऑफ द फैक्टर हैव डिफेक्ट आउट ऑफ ऑल 12, देन क्या लिख दिया बच्चे? थोड़ा पढ़ लूं। इफ एनी ऑफ द फैक्टर हैव डिफेक्ट आउट ऑफ ऑल 12, देन क्लॉटिंग इज नॉट पॉसिबल। बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही बात है आपकी। 12 फैक्टर्स में से कोई भी फैक्टर अगर अफेक्टेड है तो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी, लेकिन जिससे होता है वो मैं बता रहा हूं आपको, समझ रहे हो। सारे का नहीं पढ़ना है, नहीं सारे फैक्टर्स आपसे कभी पूछे जाएंगे बेटा, इतना याद रखना। सारे फैक्टर्स को याद करने की जरूरत भी नहीं है। पहले लिखिए 2-4 लाइन, फिर मैं समझाता हूं। लिखिए, से इट इज सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज। वैसे पहले हम लोग इसको लिख चुके हैं। इट इज सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज located on located on X chromosome, located on X chromosome।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पेशेंट कंटिन्यू टू ब्लीडिंग, पेशेंट कंटिन्यू टू ब्लीडिंग, लगातार ब्लीडिंग होती रहेगी बेटा, कंटिन्यू टू ब्लीडिंग इवन एंड अ माइनर इंजरी, इवन एंड अ माइनर इंजरी, छोटी मोटी चोट लग जाने के बाद भी ब्लीडिंग होती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ऑल्सो नोन एज रॉयल डिजीज, इट इज ऑल्सो नोन एज रॉयल डिजीज because it was first time reported in family of, because it was first time reported in family of Queen Elizabeth, Queen Elizabeth. Next point, the possibility of female become a hemophilic, the possibility of female becoming hemophilic in extremely rare, because mother of such female has, because mother of such female has to at least carrier, ठीक है। तो हम लोग जीनोटाइप बना लें, जीनोटाइप फटाफट सबका बना ले बेटा। अगर मान लो ये है इस सिचुएशन, मतलब इस पे जीन नहीं है एक्स क्रोमोसोम पे, है ना, तो फिर इसको क्या होगा बताइए, ये होगा नॉर्मल मेल, ठीक है। और अगर इस पे एक्स क्रोमोसोम पे जीन आ गया एक पे, तो ये क्या होगा, अफेक्टेड या हीमोफिलिक लिखो, हीमोफिलिक मेल, ठीक बात है। और अगर मान लो केवल एक क्रोमोसोम पे जीन है फीमेल में, तो ये क्या होगा, कैरियर फीमेल, ये तो नॉर्मल फीमेल है, नॉर्मल फीमेल। और ये क्या होगा बेटा, अगर दोनों पे आ जाएगा तो हीमोफिलिक फीमेल, हीमोफिलिक फीमेल, ठीक है ना। इसको डॉट से दिखाते हैं, या यहाँ पे हम एच भी लिख सकते हैं, स्मॉल एच भी लिख सकते हैं, स्मॉल एच से भी दिखा सकते हैं बेटा। अब क्रॉस करा देते हैं इसका, आप जानते हो क्रॉस अगर इसका कराएंगे हम किसी में भी, नॉर्मल विद कैरियर, नॉर्मल मेल विद कैरियर फीमेल, नॉर्मल मेल, देखो नॉर्मल मेल विद कैरियर फीमेल अगर हमने करा दिया, तो F1 जनरेशन में क्या क्या पॉसिबिलिटी है बेटा, जो फीमेल एक नॉर्मल हो सकती है, ठीक है, और एक फीमेल कैरियर हो सकती है, ठीक है। मेल क्या हो सकता है बेटा, एक मेल नॉर्मल हो सकता है और दूसरा मेल डिजीज हो सकता है। लेकिन अब देख रहे हो, देख लो, जितनी भी फीमेल होगी उसको डिजीज नहीं होगी, कैरियर एक हो सकती है। तो इस तरह से हमने देखा बेटा कि पॉसिबिलिटी क्या है इसमें ज्यादातर डिजीज होने की, मेल की, हीमोफिलिक मेल, और इसमें कैरियर फीमेल में होते हैं, मेल में कैरियर नहीं होते हैं। एक और डिजीज होता है बेटा, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, जीन लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम्स, इसमें भी
जैसे उसमें था उसी तरह से इसमें भी है बेटा, सब कुछ इसी तरह से है ना। इन अ पॉपुलेशन ऑफ 8%, लिखो नेक्स्ट पॉइंट, इन अ पॉपुलेशन ऑफ, इन पॉपुलेशन 8% ऑफ मेल आर कलर ब्लाइंड, आर कलर ब्लाइंड, वेयर एज ओनली 0.4% फीमेल आर कलर ब्लाइंड। मतलब पूरे पॉपुलेशन में बेटा लगभग 8% लोग कलर ब्लाइंड होते हैं। इसमें क्या करते हैं बेटा, कलर ब्लाइंडनेस में होता क्या है, रेड और ग्रीन कलर में बेटा आइडेंटिफाइड नहीं कर पाता पर्सन, रेड और ग्रीन कलर को आइडेंटिफाइड नहीं कर पाता है ना। रेलवे में जो लोग की का जो इंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं ना, उनको ये टेस्ट होता है, बहुत सारी जगह होता है, तो दिखाते हैं कलर रेड और ग्रीन कलर का लाइट, तो जो लोग आइडेंटिफाइड नहीं कर पाते उनको रिजेक्ट कर देते हैं वो लोग, है ना। तो इस तरह से बेटा जेनेटिक डिसऑर्डर्स जितना भी था वो फिनिश हो गया।